जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपीएससी के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं। अभी हमारा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी के बाद देखना है ज्योग्राफी। तो शुरू करते हैं पॉलिटी को और इसको करते हैं फिनिश। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। आप लोग वीडियो को पॉज करो, जल्दी से इसको लगाने की कोशिश करो और देखो कहाँ पे आप लोग गलत कर रहे हो। जहाँ पे गलत कर रहे हो फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना, और इस क्वेश्चन में पढ़ना क्या क्या है वो भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार, ये क्या बोल रहा है, प्रांतीय सरकार के आरक्षित और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत बांटे गए थे निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए। तो देखो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सा इसमें थीम है जो दे रहा है क्वेश्चन की आगे कभी पूछ सकते हैं। तो पहला भारत सरकार अधिनियम 1919 क्या था, उसके बाद आरक्षित विषय में मान लो कि पूछ ले कि आरक्षित विषय में किसको किसको रखे थे। फिर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है हस्तांतरित विषय के अंतर्गत कौन कौन सा था। तो ये तीन थीम को इस क्वेश्चन से क्लियर करना है, ठीक है। तो देखो अगर हम भारत सरकार अधिनियम की बात करें 1919 की, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो देख लेते हैं, ठीक है। आंसर राइट आंसर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप लोग लगा ही लोगे। पहले जो सिखा रहा हूँ वो सीखो। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, ठीक है, ये 1919 का जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम, इसे क्या कहते हैं, इसे मॉन्टेग्यू चैम्सले फोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चैम्सले फोर्ड सुधार के नाम से ये जाना जाता है। और ये आया कब था, तो ये आया था 1919 में। अब इसके साथ कारण क्या था ना, ये लागू कब से हुआ था, तो ये देखोगे 1921 से लागू हुआ था, और ये पहली बार था जबकि भारतीय को प्रतिनिधि में एक सुनिश्चित मतलब उद्देश्य के मात्र से ये डाला गया था कि ये भारतीय को भी ना शासन में लाया जाए, ठीक है। और शासन में लाने के लिए वो क्या किए थे, ये दो टॉपिक में बांट दिए थे। एक विषय को रखा था इसने दो भाग में, ये जितने भी जैसे अभी मान लो राज्य सरकार केंद्र सरकार है ना, उसी टाइप से इन्होंने क्या किया, दो विषय में पूरे शासन को बांटा था। एक था हस्तांतरित, दो विषय में बांटा था। तो एक था इसका हस्तांतरित विषय और दूसरा था आरक्षित विषय। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि हस्तांतरित में कौन सा था और आरक्षित में कौन कौन सा था। तो इसका एक था हस्तांतरित और दूसरा था आरक्षित विषय। तो आरक्षित विषय में देखोगे ना और हस्तांतरित विषय में, तो हस्तांतरित विषय में हमेशा किसको रखेगा, ये रखेगा इंडियन को। और आरक्षित जो ये रिजर्व वाला है इसमें किसको रखेगा, इसमें रखेगा ये ब्रिटिश जो वहां से आए थे ना इंग्लैंड से, उसको रखेगा। अब ध्यान से समझो, आरक्षित में ब्रिटिश को क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ से ब्रिटिश को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो हस्तांतरित आरक्षित में ये बांट रखा है ना, इसी को बोलते हैं द्वैध शासन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, द्वैध शासन के रूप में जाना जाता है। तो आप अब यहाँ से ये बताओ, द्वैध शासन समझ में आया क्या हुआ, किसको कहते हैं। अब ये जो मांटेंग्यू चैम्सले फोर्ड रिफॉर्म किसको कहते हैं, 1919 में आया था, लागू कब से हुआ, 1921 से। इसमें कितने विषय में इसको बांटा गया था, दो विषय में, हस्तांतरित और आरक्षित। अब देखो हस्तांतरित विषय में देखते हैं किसको किसको रखा गया था। तो हस्तांतरित विषय में देखोगे इसमें कम महत्व का चीज ऐड किया था, जो ब्रिटिश के नज़र से कम महत्व का चीज था, जैसे कि शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। उसके बाद स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन दे देगा कि वो जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको तुम संभालो, स्थानीय स्वशासन, लेकिन सेंट्रल में ब्रिटिश बैठा रहेगा। स्थानीय स्वशासन, उद्योग, ठीक है, उस टाइम पे इंडियन के पास कितना ही पैसा था, छोटा मोटा उद्योग कुछ करते होंगे। कृषि, ठीक है, कृषि को दे दिए थे। उसके बाद उत्पाद शुल्क, ये सब कौन शामिल, ये शासन कौन कर रहे थे इस पे, तो इस पे इंडियन का शासन था, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी ये बांटा गया था तो हस्तांतरित विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। अब उद्योग जैसे आता है ना तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उद्योग में तो हो सकता है ब्रिटिश को शामिल किया हो, लेकिन नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, स्टार बना देता हूँ यहाँ पे, ये उद्योग और कृषि, ठीक है, उद्योग और कृषि और स्थानीय स्वशासन पे यहाँ पे भारतीय का शासन था, ठीक है। और भारतीय का शासन इन्होंने कैसे दिया था, तो इन्होंने विधानसभा जो था, विधानसभा, ये विधान सभा को उस टाइम विधान परिषद बोल लो, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, ठीक है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से नामित जो वहाँ पे सदस्य था ना, जो मंत्री था, उसी को इसमें डाला था ये हस्तांतरित विषय में, ठीक है। तो अभी तक में क्लियर हो गया होगा कि ये जो मांटेंग्यू चैम्सले फोर्ड रिफॉर्म था ये लागू कब से हुआ, 1921 से। क्यों लागू किया था, क्योंकि इंडियन को ना शासन में भागीदारी देना था। तो शासन में ये दो प्रकार से इसे बांट दिया, ऐसे समझो, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित में किसको किसको शामिल किया था, तो अभी तुरंत देखे, शिक्षा, यहाँ पे देखो शिक्षा, उसके बाद स्थानीय स्वशासन, उद्योग, कृषि, ये सबको शामिल किया था। अब बच रहा है ये आरक्षित विषय।
तो अभी देखते हैं आरक्षित विषय में ये किसको किसको शामिल किया था। तो आरक्षित विषय में देखोगे ना, जस्ट वेट, इसको क्लियर करते हैं। तो आरक्षित विषय की बात अगर करें हम, आरक्षित विषय, तो आरक्षित विषय में ये यहाँ पे बैठा कौन होगा, यहाँ पे होगा ब्रिटिश, और यहाँ पे इसने शामिल किया था भू राजस्व को। किसको? भू राजस्व, मतलब भूमि से जो राजस्व आएगा वो कौन लेगा, ये लेगा ब्रिटिश। उसके बाद किसको शामिल किया था, न्याय प्रशासन और पुलिस को शामिल किया था। ठीक है, ये कौन, इसमें कौन कौन शामिल था, ये था आरक्षित विषय में शामिल, आरक्षित विषय में शामिल था। इस पे शासन किसका था, सोच सकते हो आप लोग कि ये न्याय है, प्रशासन है, भू राजस्व है, तो इंडियन को इधर घुसने भी नहीं देगा ब्रिटिश, यहाँ पे ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, इधर ब्रिटिश था। तो आपको आरक्षित विषय और हस्तांतरित हस्तांतरित विषय दोनों क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब मजा आएगा। इतना समझाना बहुत जरूरी था। पढ़ो अब क्वेश्चन को। ये क्या बोल रहा है, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, मतलब 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और हस्तांतरित विषय के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से आरक्षित विषय में कौन सा माना, तो आरक्षित विषय में अभी क्या बताए थे, न्याय को शामिल किया था। ठीक है, भू राजस्व को शामिल किया था, पुलिस को शामिल किया था। अब ये जो स्थानीय स्वशासन है, इसको बताओ कहाँ पे शामिल किया गया था, तो इसको आप बताओगे। ये तो हस्तांतरित विषय का वो टॉपिक है, यहाँ पे कैसे डाल दिया है, तो ये गलत है। ये जैसे गलत करोगे तो 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं। अब ऐसा नहीं है, आगे नहीं बढ़ना है, अभी रुक जाओ, आराम से सब्र से कर लो। एक बार एनालिसिस कर लोगे ना, देखो यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें जो जो थीम है ना इंपॉर्टेंट, जिसको मैंने यहाँ पे कलर किया है, ये जो इम्पोर्टेंट, मैं फिर से कलर कर देता हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट थीम है, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 हो गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय हो गए, तो आपने आरक्षित हस्तांतरित तो समझ लिया, भारत सरकार अधिनियम 1919 को भी समझना है। हालांकि ये आप पढ़ सकते हो पॉलिटी से, बट अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे सोच के चलता हूँ, आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए फिर से देखो, 1919 का अधिनियम था क्या, अब इसको समझते हैं अच्छे से एकदम। ये जो 1919 का अधिनियम आया था, इसमें 2-3 काम किया था इन्होंने। इन्होंने क्या किया था, ये 1919 के अधिनियम में सबसे पहले तो इन्होंने बोला था कि वायसराय के परिषद में ना, वायसराय के परिषद में 6 सदस्य में से 3 जो है ना, 3 सदस्य भारतीय होनी चाहिए। ये आवश्यक कर दिया था, अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य कर दिया था। अब ये क्यों क्या था, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, हिस्ट्री में जाओ तो देखोगे यहाँ पे वर्ल्ड वार हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, और इसने क्या किया, देश में द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है, ठीक है, और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। तो अगर कभी भी क्वेश्चन दिख जाए ना कि द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत, द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो 1919 के अधिनियम से ही हुई थी। तो दो दो चीज आपने यहाँ पे देखा। अब देखो तीसरी चीज इसमें क्या था, कि ये केंद्रीय और प्रांतीय विषय में ना, ये विभाजित कर दिया था, जितने भी इसके शासन में थे ना, इसको केंद्रीय लेवल और प्रांतीय लेवल पे इन्होंने शासन को वो विभाजित किया। इसी को कहते थे कि द्वैत शासन, मतलब 2 प्रकार का शासन, और इसमें बांट दिया था आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में। ये चीज तो अभी तुरंत समझे आप। अब देखो और क्या क्या था इन्होंने, इन्होंने क्या था, भारतीय, सिख, ठीक, और वो जो एंग्लो इंडियन ब्रिगेड आए थे, उन सबको प्रतिनिधि का विस्तार करने का सिद्धांत वो दे दिया था। बोला कि हाँ तुम लोग अपना अपना अलग प्रतिनिधित्व कर सकते हो। सिख को अलग कर दिया था, और एंग्लो इंडियन जो आए थे उसको अलग कर दिया था कि हाँ तुम सब भी अपना अपना अलग से प्रतिनिधित्व कर सकते हो। ठीक है, और एक काम जो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो नोट डाउन कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक वही है, लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, जिसकी आप लोग ना पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। इतना कुछ ना ध्यान रख लेना। हालांकि एक काम तो और हुआ था इसमें, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। तो इतने काम हुए थे 1919 के अधिनियम से। अब फटाफट से रिकॉल करो जल्दी से, क्या क्या अभी बताया, जल्दी से बताओ। सबसे पहला काम क्या बताया, आप लोग बताओगे कि सबसे पहला मैंने बताया आपको कि इन्होंने 2 स्तर पे शासन को विभाजित किया था। 1919 में 2 स्तर पे शासन को विभाजित किया, एक हस्तांतरित था, आरक्षित था। इसी को क्या बोले थे, द्विसदनीय व्यवस्था पद्धति। इसमें क्या था, इसमें 6 सदस्य में से 6 सदस्य जो था वायसराय के परिषद, वो वायसराय परिषद
काउंसिल में जो था 6 सदस्य में से 3 सदस्य का इंडियन का होना अनिवार्य कर दिया था। और क्या क्या था, इसने देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्येक चुनाव की शुरुआत की थी, ये भी हमने देखा। और क्या क्या था इन्होंने, तो और देखोगे इन्होंने लोक सेवा आयोग का गठन किया था। और फिर और देखोगे कि इन्होंने सिख, एंग्लो इंडियन, ठीक है, यूरोपीय लोगों को सबको प्रतिनिधित्व विस्तार करने का अधिकार दिया था, तथा प्रांतीय बजट और केंद्रीय बजट को बोला कि आज से अलग करते हैं। ठीक है, इतना कुछ समझ लिया। और इसको कहते क्या है, ये मॉन्टेग्यू चैम्सले फोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। लागू कब से हुआ था, 1921 से लागू हुआ था। ठीक है, इतना सब कुछ समझ गए। आई थिंक अब इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इससे। ठीक है, चलो इसको इरेज करते हैं और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब बताओ कैसा लगा ये, मज़ा आया? जस्ट वेट 1 मिनट। ये क्वेश्चन ना यहाँ पे देखोगे तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखो। और इसके जितने भी प्रावधान थे अभी हमने पूरा डिटेल से समझ लिया। अब ये 3 अधिनियम जो बचे हैं इसको पढ़ना है। ठीक है, जितने भी अधिनियम आ रहे हैं सबको पढ़ना है आराम आराम से। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। भारत के संविधान में राज्य और केंद्र के बीच की गई शक्तियों का विभाजन निम्न में प्रदान की गई किस योजना पर आधारित है? आप लोग आंसर बता सकते हो क्या इसका, कुछ सोचो दिमाग में। तो आप लोग बताओगे कि अरे कहीं ये बी तो नहीं है, नहीं बी नहीं है, इसका राइट आंसर सी है। अभी बताता हूँ कैसे इसका राइट आंसर सी है। देखो एक चीज़ ना 1935 के अधिनियम से हमेशा ध्यान रखो कि भारत में अभी का जो कानून है ना, वर्तमान में जो इंडियन गवर्नमेंट लागू कर रहा है कानून, उसमें से समझ लो कि मतलब 50% कानून जो है ना यहीं से आया था, ये 1935 के अधिनियम से। ठीक है, इसको समझ लो ऐसा कि ये लघु संविधान टाइप का था। अभी जो आप लोग लागू कर, यहाँ गवर्नमेंट लागू कर रहा है ना हम सब पे कि ये नहीं कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, पुलिस क्या कर सकता है, हर चीज़ यहाँ से उठाया गया था। सोच सकते हो ये अधिनियम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो जब भी आपको ना एक ब्रॉड थिंकिंग में लगे कि अरे ऐसा अधिनियम है, इसको किधर फिट करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आप तुक्का भी लगा रहे हो ना तो इधर लगाना, ना कि इन सब में। अगर आपको एग्जैक्ट पता है, मैं ऐसा तुक्का लगाने को ना अवॉइड करवाता हूँ, क्योंकि ये आप पढ़ लो। तुक्का लगाने पॉलिटी में तो तुक्का उक्का चलता नहीं है उतना। कभी ऐसा वर्ड आ जाए कि संविधान के अनुसार संविधान में दिया है, तो उन सब क्वेश्चन पर लगा सकते हो। अब अगर इन सब क्वेश्चन पे तुक्का लगाओगे ना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका मन करे कि अरे कौन से में तुक्का लगाएं, क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हुआ है, तब इधर भिड़ा देना तुक्का। ठीक है, हालांकि अभी हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट तुक्का ही लगा देना एग्जाम में। आप पहले पढ़ो, समझो, याद करो, रिवीजन करो, उसके बाद लास्ट उपाय वो है कि क्वेश्चन अगर उसमें भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, अब जब ऐसे भी फेल हो रहे हो तो फिर तो लगा ही देना है। ठीक है, और कोशिश करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो फेल ही क्यों होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग 2-3 अधिनियम को देखेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे ये जो अधिनियम है 1935 वाला, इसको। और उसके बाद ये तो अधिनियम एक तो 1919 वाला तो हो ही गया है, ये तो अभी आप पढ़ ही चुके हो। ठीक है, तो एक अधिनियम जो ये है 1935 वाला, इसको देखते हैं। बाकी 1947 और 1909 वाला अभी क्वेश्चन आगे आएगा ना तो उसमें सोल्व करवा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हम लिए अधिनियम 1935, आप लिख लेना भारत सरकार अधिनियम 1935, उतना अगर देखोगे तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या था। इसने प्रांतों को जो है ना, द्वैध शासन को, प्रांत में जो ये द्वैध शासन था, प्रांत में द्वैध शासन लागू कब हुआ था बताओ, अभी तुरंत जस्ट बताए थे। तो इन्होंने क्या किया, प्रांत में द्वैध शासन को तो खत्म कर दिया। कहाँ पे, तो प्रांत में जो लगा था ना द्वैध शासन, प्रांत में भी द्वैध शासन लगा था, प्रांत में द्वैध शासन को इसने क्या किया, खत्म किया। ठीक है, और केंद्र में जो द्वैध शासन है उसको इसने अपना लिया। तो ये इसकी विशेष प्रावधान थी कि केंद्र में जो द्वैध शासन है, ठीक है, तो केंद्र वाला द्वैध शासन को इसने अपना लिया और प्रांत वाला द्वैध शासन को इसने खत्म कर दिया। ये चीज़ आपने समझा। तो यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये प्रांत में जो द्वैध शासन है इसको खत्म किया तो प्रांतीय स्वायत्तता दिखने के लिए मिल रहा है ना, मतलब प्रांत क्या हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, उसको स्वायत्त मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से प्रांतीय स्वायत्तता, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये सीडीएस में है, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता की शुरुआत हुई, की शुरुआत हुई। तो एक चीज़ आप अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कौन से अधिनियम से हुआ, तो 1935 के अधिनियम से।
या फिर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको कौन से अधिनियम में खत्म किया गया, तो 1935 के अधिनियम में। हालांकि ये सब चीज़ ना लक्ष्मीकांत में बहुत डिटेल से दिया गया है, आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो और यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ और देखोगे, इसने क्या किया था, इसने 11 में से 6 प्रांत में, 11 में से कुल 11 कुल में से 6 प्रांत में, ठीक है, 11 में से 6 प्रांत में, 11 में से 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया था, ठीक है। 11 में से 6 प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया था। अब 5 जो बचा था उसमें लागू नहीं हुआ था। और इसने क्या किया, एक काम इसने बहुत ज़्यादा गलत किया था। इन्होंने क्या किया कि महिला, जो जैसे महिला थे, ठीक है, उस टाइम पे देखोगे कि जितने भी ब्रिटिश का कानून आ रहा था ना, भारत को तोड़ने वाला कानून आ रहा था, ठीक है। तो उसी में ये एक और सहायक काम कर दिया। ये महिला हो गए, वुमेन हो गए, लेबर क्लास हो गए, ठीक है, और यहाँ तक कि दलित वर्ग जो थे, ठीक है, जिसको कि वो अंबेडकर जी लीड कर रहे थे, तो दलित वर्ग जो थे उन सबको इन्होंने बोला कि तुम सबका ना, इन सब का प्रतिनिधि का विस्तार करेंगे, ठीक है। सोचो भारत और कितना टुकड़ा होता उस टाइम। अगर ऐसा होता ना, जैसे कि मुस्लिम लीग को इसने भड़काया था ब्रिटिश ने, तो पाकिस्तान बनवा दिया, तो अभी भारत बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। तो इन्होंने ये काम भी किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने मतलब महिला, श्रमिक, ठीक है, और लेबर क्लास जो भी थे तथा दलित वर्ग जो थे, उन सबको क्या किया, उन सबके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में इन्होंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इन सब का बढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। चलो इसको इरेज करते हैं। अब एक बात बताओ, यहाँ तक आपको समझ में आया, मज़ा आ रहा होगा PYQ सोल्व करने में। ऐसा सोल्व किया था क्या पहले, सही बताना। और एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसने एक काम और किया था, उन्हीं ये 1858 में ना, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो स्थापित परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1858 में जो भारतीय परिषद आया था ना, भारत सरकार परिषद, ठीक है, भारत सरकार, वो अधिनियम आया था। भारत सरकार अधिनियम में देखोगे तो यहाँ पे ना एक परिषद बनी थी, ठीक है। उस परिषद का क्या नाम था, उस परिषद का नाम ही था भारतीय परिषद, भारतीय परिषद नाम था, परिषद। तो इस भारतीय परिषद को 1935 के अधिनियम में क्या किया, खत्म कर दिया। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बना ले यूपीएससी का एग्जामिनर, पूछ ले कि भारतीय ये जो परिषद था इसको कौन से अधिनियम में खत्म किया गया, तो इसको 1935 के जो अधिनियम आए थे उसी में समाप्त कर दिया गया। और ये भारतीय परिषद को बनाया कौन से अधिनियम से गया था, तो आप लोग को पता होगा, विद्रोह जो हुआ था तो उसके बाद बनाया गया था 1858 में, ठीक है। इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बता सकते हो क्या, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए। इसको जस्ट वेट मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा था कि भारत के संविधान के केंद्र और राज्य के बीच किए गए शक्ति का विभाजन निम्न में प्रदान की गई किस योजना पर आधारित थी, तो आंसर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी जो है ये डिटेल से अभी तुरंत पढ़े हो, इसको बताने का कोई फायदा नहीं है। और ये जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है ये आगे क्वेश्चन ही बन के आ रहा है, तो वहाँ पे देख लेंगे इसको, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आई थिंक थोड़ा सा ना बैकग्राउंड का वो साउंड आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ दैट कि बाजू में ना ढोल बज रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलना। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जूम कर देते हैं, जस्ट वेट। आप लोग को ना ये टाइमर लगा दें क्या, आप लोग सोल्व करोगे टाइमर से, चलो फटाफट से सोल्व करो। तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करो, जस्ट वेट, हाँ खुद से सोल्व करो। यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइमर चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले क्या कह रहा है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाता है जाएगा। आप लोग खुद से सोल्व करो, टाइम बचे हैं 40 सेकेंड और बचे हुए हैं, फटाफट से सोल्व करो। चलो उम्मीद है आप लोग ने सोल्व कर लिया होगा। टाइमर को करते हैं बंद, ठीक है, हट जाओ टाइमर, ख़त्म करते हैं टाइमर को। अब देखो, अरे ये बंद क्यों नहीं हो रहा है, हो गया बंद। अब एक बात बताओ, ये चीज़ आपने देखा कि ये क्या कह रहा है, किसी देश के संदर्भ में निम्न में किसे उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाता है। तो किसी भी देश का सामाजिक पूंजी क्या होता है, डायरेक्ट ये पूछना चाह रहा है। तो सामाजिक पूंजी का मतलब क्या है, समाज कैसे, जैसे भारतीय समाज की हम बात करें तो भारतीय समाज में समाज की पूंजी क्या है,
तो इसकी पूंजी है समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर कैसा है, उस समाज की पूंजी है। तो इसलिए देखते हो कि जिस समाज में शांति रहती है उस समाज में ना उन्नति भी बहुत होती है। यहाँ जो ये बोल रहा है जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, तो ये सामाजिक पूंजी नहीं है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है इसकी इमारतें, बुनियादी ढांचे और मशीनों का भंडार। आप लोग ऐसे सोचो, अगर कोई समाज में ना बहुत ज़्यादा ये सामाजिक वो हो रहा है, हिंसा हो रहा है, सांप्रदायिक भेदभाव हो रहा है, तो आप लोग देखोगे कैसा भी बिल्डिंग रहे उसको आपके हवाले कर दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जीता जाता है पाकिस्तान, वहाँ पे मॉल लूट लिया जाता है। तो ये इमारत वगैरह क्या करेगा, ये तो कुछ करेगा नहीं। इधर सामाजिक पूंजी मतलब क्या, समाज में आपसी विकास और सद्भाव का स्तर कैसा है वो दिखाता है समाज की पूंजी क्या है। तो अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन से समझना क्या है, इस क्वेश्चन में जो थीम दिए है ना उसको समझना है। अब ये जो थीम है जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, और यहाँ पे ये बोल क्या रहा है, ये सामाजिक पूंजी पूछ रहा है, और ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है, जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात। तो ये सामाजिक पूंजी नहीं है। जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात देखोगे तो ये है क्या, ये है आपका मानव पूंजी में इसको रखोगे, ठीक है। मानव पूंजी है, मानव पूंजी, ठीक है। और ये भी इसके मानव पूंजी में ही आ जाएंगे। कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार कितना है, ठीक है, इसको भी कहाँ पे रखोगे, तो ये भी आ जाएगा मानव पूंजी में। ये भी आपका है मानव पूंजी। तो मानव पूंजी में कौन कौन आ गए, ये दो आ गए, ये दोनों, ये स्टेटमेंट ए और सी, ये दोनों मानव पूंजी है। जबकि ये डी देखोगे, डी है क्या आपका, डी तो सामाजिक पूंजी है, ये है आपका सामाजिक पूंजी, ठीक है। और ऑप्शन बी बच रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो सकता है बताओ। ये बोल रहा है कि इमारत और बुनियादी ढांचे ये सब क्या है, ये फिजिकल चीज़ है ना, तो ये भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी। तो इसको ना नोट डाउन कर लेना, पेन पेपर लेके बैठो क्लास में, ऐसे ऐसे नहीं बैठना है, पेन पेपर लेके बैठो तभी तो कुछ सीखोगे ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा डी। अब ये जो सामाजिक पूंजी शब्द है इसको फेमस किसने किया था, तो लिख लो एक, मे भी कभी आ जाए यूपीएससी का दिमाग घूमे ऐसा पूछ ले, सामाजिक पूंजी जो शब्द है इसको किसने फेमस किया बताओ। तो ये था रॉबर्ट, रॉबर्ट पुटनाम, इसका नाम ही था रॉबर्ट पुटनैम, ठीक है। रॉबर्ट पुतनाम न था, हालांकि टी से ना तो को ऐसे डिनोट करते हैं तो पुतनाम हो जाता है, ठीक है। तो ये रॉबर्ट पुतनाम थे जो कि इस सामाजिक पूंजी शब्द को क्या किए, इस शब्द को फेमस किए थे, ठीक है। आई थिंक इस क्वेश्चन, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन से जानना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सीख चुके हो। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको जल्दी से इरेज करते हैं। मज़ा आ रहा है, चलो फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करो। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये 2019 का था, और इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन सोल्व करवाए ये 12 का था, और ये भी 22 का था, ठीक है। डेली क्वेश्चन रखेंगे, 5 से 10 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे कि 5 से 10 क्वेश्चन डेली सोल्व करें। तो 10 क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहे हो आप, 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाता है ना, उसके पीछे अगर हर थीम को देखोगे, जैसे 1935 का अधिनियम देखे, तो इसी से बहुत सारे टॉपिक निकल गए, बहुत सारे क्वेश्चन निकल गए। तो कहने का 10 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। हर एक थीम को अगर लिखते जाओगे, हर एक थीम को नोट करोगे, तो याद भी उतना तो करना है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ, मुझे रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, आप ही लोग नहीं पढ़ोगे, फिर मुझे पता है ना, कभी टीचर भी तो स्टूडेंट था, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं ये क्या बोल रहा है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम सहमति क्या है, ये पूछ रहा है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम सहमति क्या है। अगेन मैं फिर से आपको, मैं इस क्वेश्चन के लिए दे रहा हूँ मात्र 20 सेकेंड दे रहा हूँ, 20 मिनट नहीं 20 सेकेंड दे रहा हूँ। चलो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ, यहाँ टाइमर चल रहा है आपका, जल्दी से सोल्व करो। आई थिंक आपको ना ये ढक गया होगा, ये इधर टाइमर चल रहा है ऊपर देखो, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बता सकते हो। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, मैं बता दूंगा। चलो टाइमर इंड हो गया। अब देखते हैं ये जो बोल रहा है ना कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक आम सहमति क्या है। तो एक आम सहमति गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों के बीच में है कि एक अंतिम लक्ष्य है, इस दोनों का एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ठीक है। राइट ए इज द, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि ये वर्ग संघर्ष, तो गांधी जी भी बोलते थे संघर्ष ऐसा मत करो, संघर्ष नहीं करना है,
फिर यहाँ पे देखोगे निजी पूंजी का उन्मूलन, तो भारतीय समाज में देखोगे तो भारत का समाज, ये इकोनॉमी भारत का कैसा है, यहाँ पे मिश्रित है, ठीक है। मतलब मिश्रित का कहने का मतलब गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है, दोनों है। तो ये जो बोल रहा है कि निजी संपत्तियों का उन्मूलन कर दो, तो हमारा समाज का ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ये जो स्ट्रक्चर है, यही ध्वस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, ये ऐसे गलत हो सकता है, आप ऐसे अगर सोच सकते हो तो ऐसे सोच लो, और इस वाले क्वेश्चन को गलत कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका गलत, ये भी हो जाएगा आपका गलत। और ये जो बोल रहा है आर्थिक नियतिवाद, चलो इसको देखते हैं, ये आर्थिक नियतिवाद क्या है। ये आर्थिक नियतिवाद समझने से पहले ना एक चीज़ समझो, ये जो मार्क्सवाद है और गांधीवाद है, इस दोनों में ना मेन अंतर क्या है, ठीक है। और कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताओ दोनों में मेन समानता क्या है, अंतर क्या है, तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो यहाँ पे एक मिनट देख लेते हैं। तो ये देखो, कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स का देखोगे तो ये वर्ग संघर्ष और क्रांति में यकीन करते हैं, ठीक है। क्रांति, ये वर्ग संघर्ष हो किस दे रहा है, और एक सर्वहारा वर्ग सुने होंगे आप, अभी वो भी बता देता हूँ। वर्ग संघर्ष और क्रांति, देखो इनका मानना क्या है ना कि एक होता है सर्वहारा वर्ग, सर्वहारा, ठीक है। सर्वहारा मतलब ये सबसे हारा, ऐसा कुछ नाम में आ रहा है क्या, सर्वहारा। हालांकि ये इसको कहते हैं बुजुर्गा वर्ग, ठीक है, बुजुर्गा वर्ग। देखो सर्वहारा आप उसको ऐसे समझ सकते हो जो कि सबसे गिरा हुआ अवस्था में है, दैन्य अवस्था में, किसान मजदूर, ठीक है, उसका शोषण हर कोई कर लेता है, ठीक है, उसी को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। तो ये क्या कहते हैं कि जो केवल, जो ये जो सर्वहारा वर्ग है, जो केवल राज्य के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और ये, इसको जितना मिलना चाहिए राज्य से बेनिफिट, उतना नहीं मिल रहा है। तो इस बेनिफिट ले कौन रहा है, तो ये ले रहा है पूंजीवादी, जो कैपिटलिस्ट है वो ले रहा है, ठीक है। ये हालांकि फिलोसफी का कुछ टर्म हो जाएगा, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो, जितना हमको सोल्व करना है तो उतना समझ लो। तो ये बोल रहा है कि संघर्ष और क्रांति करोगे, संघर्ष और क्रांति, तभी आपको मतलब आपका जो हिस्सा है वो मिल पाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो। और ये गांधीवादी क्या बोलते हैं, तो गांधीवाद बिल्कुल ये संघर्ष के खिलाफ है। गांधी जी तो अहिंसा का वो करते हैं ना, अहिंसा, आप सुने होंगे गांधी जी अहिंसा के पुजारी हैं। तो ये हिंसा को बढ़ावा तो नहीं देते हैं, लेकिन गांधी जी एक काम जरूर करते हैं, ये बोलते हैं स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया जाए, ठीक है। आप लोग डीपीएसपी पढ़ोगे, अभी क्वेश्चन भी आगे आएगा तो उसमें भी देखना, स्थानीय स्वशासन का ना बहुत बार जिक्र आएगा। और स्थानीय स्वशासन, जो पंचायत स्तर पे शासन हो रहा है ना कहीं ना कहीं गांधी जी जो थे, गांधी जी, इनकी ही एक ये दूरदृष्टि थी कि शासन कहाँ पे होनी चाहिए, गांव के स्तर पे, ठीक है। तो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन से सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या आई थिंक आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल से देखेंगे, आगे कल से कोशिश करेंगे 5 से 10 क्वेश्चन कर देने का, या फिर एक क्वेश्चन खत्म कर ही देते हैं, तो 5 क्वेश्चन आज हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो कल से फिर 5 से 10 क्वेश्चन करेंगे। जैसे 1 से 5 आज हुआ, तो बहुत कुछ सीखने के लिए आज भी मिला होगा। एक क्वेश्चन करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए मुझे, ये भी बता देना, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा, वो कर लूँगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, और जल्दी से, ये 20 सेकंड का टाइम मिल रहा है, 20 सेकंड में क्वेश्चन, या फिर कुछ ज़्यादा टाइम दे देते हैं, 25 सेकंड का टाइम रख लो। 25 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ के आपको लगाना है। चलो टाइमर टिक 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 चल रहा है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या कह रहा है, पढ़ो। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है, करो जल्दी से। हो गया, टाइमर अप हो गया। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट, हाँ खत्म। देखो ये जो बोल रहा है ना, ये यहाँ पे जो बोल रहा है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है। और नौकरशाही जो ये अभी आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें देखो ये है क्या। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने का एक अभिकरण है। चलो देखते हैं, ये समझते हैं आगे क्या है, इसको भी समझते हैं। फिर क्या बोल रहा है, संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला एक अभिकरण है, ठीक है। उसके बाद क्या है, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला एक अभिकरण। और फिर लास्ट में क्या है, इसको पढ़ो, लोक नीति को, मतलब सरकार जो नीति बनाती है,
लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला एक अभिकरण है। तो आप लोग यहाँ से ना एक चीज़ समझो, ये जो नौकरशाही वाला आ रहा है ये टॉपिक कहाँ का है, तो ये देखोगे ये आप जो पढ़ते हो कार्यपालिका, वो कार्यपालिका का ही ये अंग है। ठीक है, तो कार्यपालिका का ये अस्थाई अंग, अस्थाई। ठीक है, अब ये इसका काम जो है ना, ये सांसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला, ये गलत है। इसका काम है कि सांसद जो भी कानून बना रहा है, नीति बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करे, मतलब लोक नीति को क्रियान्वित करने वाला एक अभिकरण है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से फिर एक नई क्लास में। तब तक के लिए बताना, आज ये पहला लेक्चर था तो मे भी कुछ इशू हुआ होगा, कुछ आपको नहीं समझ में आया होगा, तो बताना कि इसमें और क्या सुधार करनी चाहिए। आप लोग जैसा बताओगे वैसा करना है, ठीक है। और इसमें और क्या नया चीज़ ऐड करनी चाहिए वो भी बताना। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग के कमेंट से ही मुझे आगे क्लास करने के लिए ना मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।